हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के 15 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 23 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था को दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, पहला विकास के आधार पर और दूसरा स्वामित्व के आधार पर। तो यहाँ पे प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था को दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, पहला विकास के आधार पर और दूसरा स्वामित्व के आधार पर। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है विकासशील अर्थव्यवस्था। तो विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है विकासशील अर्थव्यवस्था। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि स्वामित्व के आधार पे जो अर्थव्यवस्था ये कितने प्रकार का है। तो स्वामित्व के आधार पे जो ये अर्थव्यवस्था है ये तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था को दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, पहला विकास के आधार पर और दूसरा स्वामित्व के आधार पर। और विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्था होता है ये दो प्रकार के होता है, पहला होता है विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है विकासशील अर्थव्यवस्था। और स्वामित्व के आधार पे जो अर्थव्यवस्था होता है ये तीन प्रकार का होता है, पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये अपने देश भारत में है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि विस्तारित करें, यानी यहाँ पे जो ये दिया है इसका आपको पूरा नाम लिखना है। आरबीआई का पूरा नाम लिखना है, एसबीआई का पूरा नाम लिखना है, एटीएम का पूरा नाम लिखना है, एचडीआई का पूरा नाम लिखना है, एचडीआर का पूरा नाम लिखना है, जीडीपी का पूरा नाम लिखना है, जीएनपी का पूरा नाम लिखना है। और एक ऐसा प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहता ही रहता है, इसमें से कोई आपको दो उठा के दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका विस्तृत नाम लिखे, यानी इसका पूरा नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे इसका उत्तर बता रहे हैं और आपको क्या कर लेना है, इसको पूरी अच्छी तरीके से याद कर लेना है, इसका स्पेलिंग आपको याद कर लेना है ताकि परीक्षा में ये प्रश्न आपसे छूटे नहीं। तो पहला देखिए यहाँ पे आरबीआई का पूरा नाम पूछता है, तो आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, इसे आपको याद रखना है। दूसरा देखिए एसबीआई का पूछता है, तो एसबीआई का पूरा नाम क्या होता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, इसे आपको याद रखना है। तीसरा देखिए एटीएम होता है, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। और चौथा देखिए एचडीआई होता है, एचडीआई का पूरा नाम क्या होता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, इसे आपको याद रखना है। पांचवा देखिए एचडीआर होता है, एचडीआर का पूरा नाम क्या होता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। छठा देखिए यहाँ पे जीडीपी होता है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो ग्रोस डोमेस्टिकल प्रोडक्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। सातवां जीएनपी है, जीएनपी का पूरा नाम क्या होता है, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है। अगर इन सात को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा, इससे जो प्रश्न आएगा वो आपसे नहीं छूटेगा। तो प्लीज आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। अगर किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो अगर किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं।
आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देश की कुल राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये एक देश है, इसमें लोग यहाँ पे सभी लोग मिलकर 10,000 रुपया कमाए हैं, और इस देश में कितने लोग हैं, तो यहाँ पे 500 लोग हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस देश के कुल राष्ट्रीय आय, इस देश का कुल राष्ट्रीय आय कितना है, तो 10,000 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10,000। और इस देश की कुल जनसंख्या कितना है बाबू, 500 है, तो इसमें हम भाग लगा देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा बाबू, इस देश की कुल प्रति व्यक्ति आय कितना निकल जाएगा, हमारा यहाँ पे 20 रुपया निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। किसी देश की समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो किसी देश की समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर अंदर तक की दूरी का जो क्षेत्र होता है उसे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे डायग्राम से समझाते हैं। ये भारत का क्या है, तटीय रेखा है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है। तो देखिए जो भारत का तटीय रेखा है, इससे समुद्र की ओर जो 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा ये भारत का अपवर्जक क्षेत्र होगा। ये भारत के अधिकार में आएगा, इसमें अन्य कोई देश का यहाँ पे नहीं आएगा, ना ही विमान आएगा, ना ही यहाँ पे जहाज आएगा। तो यही 200 किलोमीटर अंदर तक का जो क्षेत्र होता है जिसे हम लोग अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे आपको बताना है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वैसा संसाधन जो कभी खत्म नहीं होंगे या एक बार खत्म हो जाने पर हम उसे पुनः उत्पन्न कर लें, तो वैसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जो कभी खत्म नहीं होगा, अगर एक बार भी खत्म हो जाता है तो उसे हम पुनः बना लेंगे, पुनः उत्पन्न कर लेंगे, फिर उसका उपयोग करने लगेंगे। तो वैसे संसाधनों को क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण गोबर गैस, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। 6 नंबर प्रश्न है कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे गैसोलीन, डीजल, किरोसिन तेल, वैसलीन, कीटनाशक दवाइयाँ, साबुन, कृत्रिम रेशा आदि। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे यहाँ पे गैसोलीन का निर्माण पेट्रोलियम से होता है, डीजल का भी निर्माण पेट्रोलियम से होता है, किरोसिन तेल का भी निर्माण पेट्रोलियम से होता है, जो वैसलीन होता है उसका भी निर्माण पेट्रोलियम से होता है, कीटनाशक दवा का भी निर्माण पेट्रोलियम से होता है, साबुन और कृत्रिम रेशा जो बनाया जाता है ये भी पेट्रोलियम से बनाया जाता है। और ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि शुष्क एवं आर्द्र कृषि में अंतर स्पष्ट करें। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको शुष्क एवं आर्द्र कृषि में अंतर स्पष्ट करना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। शुष्क एवं आर्द्र कृषि में अंतर निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शुष्क कृषि के बारे में जानेंगे। तो वैसी कृषि जहाँ वर्षा औसतन 50 सेंटीमीटर से कम होती है तो वैसी कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं। तो शुष्क कृषि किसे कहते हैं, तो वैसी कृषि जहाँ पे वर्षा औसतन 50 सेंटीमीटर से कम होती है तो वैसी कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क कृषि कहते हैं। अब हम यहाँ पे आर्द्र कृषि के बारे में जानेंगे। तो वैसी कृषि जहाँ वर्षा औसतन 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के मध्य होता है तो वैसी कृषि को आर्द्र कृषि कहते हैं। तो आर्द्र कृषि किसे कहते हैं, तो वैसी कृषि जहाँ पे वर्षा औसतन 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच होता है तो वैसी कृषि को आर्द्र कृषि कहते हैं। तो ऐसे अगर आप लोग लिख दीजिएगा तो आपका पूरा नंबर यहाँ पे 2 में से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर।
8 नंबर प्रश्न है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आप शीत युद्ध से क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। शीत युद्ध एक प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर एक वाकद्वंद युद्ध होता है। इसमें एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो जो शीत युद्ध होता है ये एक प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर ये वाकद्वंद युद्ध होता है। यानी यहाँ पे देखिए दो देश है, तो ये देश इस देश को बुरा भला बोलेगा और ये देश इस देश को बुरा भला बोलेगा, और ये किससे बोलेगा, तो ये मुंह से बोलेगा। इसलिए ये एक वाक्य द्वंद्व युद्ध है। यानी एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाएगा और दूसरा देश इस देश को नीचा दिखाएगा, इसे ही क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि शीत युद्ध एक प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर एक वाकद्वंद युद्ध होता है। इसमें एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सार्वजनिक या निजी उद्योग क्या है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सार्वजनिक या निजी उद्योग क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि सार्वजनिक उद्योग क्या है। तो वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार स्वयं करती है, तो उस उद्योग को सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। तो सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं, तो वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार स्वयं यानी सरकार खुद करती है, तो वैसे उद्योग को सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। और सार्वजनिक उद्योग कौन कौन से हैं, तो दुर्गापुर इस्पात उद्योग, भिलाई इस्पात उद्योग, सेल आदि है। अब हम यहाँ पे निजी उद्योग के बारे में समझेंगे। तो वैसा उद्योग जिसका संचालन कोई निजी व्यक्ति करता है, तो वैसे उद्योग को निजी उद्योग कहते हैं। तो निजी उद्योग किसे कहते हैं, तो वैसा उद्योग जिसका संचालन कोई निजी व्यक्ति करता है, तो वैसे उद्योग को क्या कहते हैं, निजी उद्योग कहते हैं। और निजी उद्योग का यहाँ पे उदाहरण क्या होगा, टाटा इस्पात उद्योग, रिलायंस इंडस्ट्री आदि। तो ये आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सार्वजनिक या निजी उद्योग क्या है। तो सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं, तो वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार स्वयं करती है, उस उद्योग को सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। और निजी उद्योग किसे कहते हैं, तो वैसा उद्योग जिसका संचालन कोई निजी व्यक्ति करता है, तो वैसे उद्योग को निजी उद्योग कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मेटरनिक युग क्या है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मेटरनिक युग क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के शासनकाल को मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और वो क्रांति का घोर विरोधी था। वह राज्य के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेटरनिक युग क्या है। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक का जो शासनकाल था, इसे ही मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। और जो मेटरनिक था ये निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और ये क्रांति का घोर विरोधी था और वो राज्य के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रवाद क्या है। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्यक्त एक भावना है जो उनमें प्रेम और एकता को स्थापित करता है। तो यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या है बाबू, तो ये किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्यक्त एक भावना है। राष्ट्रवाद क्या है, एक भावना है जो उनमें प्रेम और एकता को स्थापित करता है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर निम्नलिखित है। सबसे पहले आप लोग भूकंप के बारे में लिख दीजिएगा, उसके बाद सुनामी के बारे में लिख दीजिएगा, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि भूकंप क्या है।
तो भूकंपीय कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। तो भूकंप किसे कहते हैं? तो भूकंपीय कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप सर्वाधिक विनाशकारी आपदा है, और जो भूकंप है ये सर्वाधिक विनाशकारी आपदा है। अब हम यहाँ पे सुनामी के बारे में समझेंगे। तो भूकंपीय कंपन का केंद्र जब महासागर के तली पर हो तो उसे सुनामी कहते हैं। तो सुनामी किसे कहते हैं? तो भूकंपीय कंपन का केंद्र जब महासागर के तली पर होता है तो उसे सुनामी कहते हैं। सुनामी भूकंप से थोड़ा कम विनाशकारी होता है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो एक बार आप लोग सबसे पहले भूकंप के बारे में लिख दीजिएगा, उसके बाद सुनामी के बारे में लिख दीजिएगा। तो भूकंप क्या होता है? तो भूकंपीय कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है तो उसे भूकंप कहते हैं, और जो भूकंप होता है ये सर्वाधिक विनाशकारी आपदा होता है। उसके बाद सुनामी के बारे में लिख दीजिएगा कि भूकंपीय कंपन का केंद्र जब महासागर के तली पर होता है तो उसे सुनामी कहते हैं, और जो सुनामी होता है ये भूकंप से थोड़ा यानी थोड़ा सा कम क्या होता है, ये विनाशकारी होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वैसा राज्य जिसमें किसी भी एक धर्म को विशेष प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को सम्मान और आदर प्राप्त हो तो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो वैसा राज्य जिसमें किसी एक धर्म को विशेष प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को सम्मान, आदर और इज्जत दिया जाता है तो वैसे राज्यों को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। और जो अपना देश भारत है ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसे आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि लैंगिक असमानता क्या है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लैंगिक असमानता क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं और पुरुषों में असमानता पाई जाती है तो उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। तो लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? तो लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं और पुरुषों में असमानता पाई जाती है तो उसे ही लैंगिक असमानता कहते हैं। और यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि रंग भेद क्या है। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रंग भेद क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। शरीर के चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना यही रंग भेद कहलाता है। तो रंग भेद क्या कहलाता है बाबू? तो शरीर के चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना यही रंग भेद कहलाता है। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार ने काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार की भेदभाव की नीति अपनाई थी। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रंग भेद क्या है। तो शरीर के चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना यही रंग भेद कहलाता है। और दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार ने काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार की भेदभाव की नीति अपनाई थी। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के पास आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।